आप मेरे पति हो या दुश्मन, बहू को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो। बुढ़ापे में सठिया गए हो क्या? दिमाग काम नहीं कर रहा है या बहू ने आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, जो बहू के आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? खबरदार कविता, इसके आगे एक शब्द और भी बोला तो उम्र का लिहाज कर लो। बहू बेटों के सामने ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, नहीं तो अभी अच्छे से तुम्हारी खबर लेता। तुम्हें शर्म नहीं आती? जो बहू दिन रात तुम्हारी सेवा करती है, पूरे घर को संभाल के रखी है, पूरे परिवार का ख्याल रखती है, उसके साथ तुम्हारा ये रवैया है। गुस्से में अपनी पत्नी कविता को बोल पड़े रमेश जी। पति की बात सुन कविता जी भी भड़क जाती है और चीखते हुए कहती है, क्या कर दिया है मैंने बहू के साथ, जो मुझे बहू के सामने ही बेइज्जत कर रहे हो आप? क्या किया है कविता, ये पूछो कि क्या नहीं किया है। अरे बिन माँ की बच्ची है, तुम्हें शर्म नहीं आती? उसका पहला करवा चौथ है। तुम्हें पता है अच्छे से कि अगर उसकी अपनी माँ होती तो अब तक उसे सारा सामान भेज चुकी होती, लेकिन उसकी सौतेली माँ है, वो गलती से भी ये काम नहीं करेगी। सब कुछ जानते हुए भी तुम बहू को दिखा दिखा कर उसको जलाकर अपनी बेटियों को करवा चौथ का सामान दे रही हो। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि तुम अपनी बेटी को मत दो, लेकिन वही सामान बहू के लिए भी तो ला सकती हो ना। रमेश जी की बात सुन कविता जी हैरान हो जाती है और मन ही मन सोचने लगी कि आखिर ये बात इसको पता कैसे चल गई। मैंने तो इन्हें बताया ही नहीं था कि मैंने बेटियों के लिए क्या लिया है या क्या दिया है। कहीं बहू ने तो नहीं बता दिया। सोचते हुए कविता जी गुस्से में अपनी बहू प्रियंका की ओर देखने लगी। प्रियंका बेचारी आंखों में आंसू लिए चुपचाप खड़ी सास ससुर की लड़ाइयाँ देखे जा रही थी। कविता जी गुस्से में कहती है, क्यों बहू, मिल गई गले को ठंडक? आग लगा दिया हमारे बीच में, अब तो खुश होगी ना? अब मना ले बढ़िया से करवा चौथ। सास की बात सुन प्रियंका रोते हुए धीरे से बोली, मैंने माँ जी पापा जी से कुछ नहीं कहा है। अरे क्यों नहीं कहा है? कहा नहीं होता तो इन्हें पता कैसे चलेगा? जरूर तूने ही कान भरे होंगे। जब से तू आई है मेरी जिंदगी ही नरक हो गई है। जाने कौन सा जादू टोना कर दिया है तुमने अपने ससुर के ऊपर। दिन रात तुम्हारी ही जी हजूरी में लगा रहते हैं। खबरदार कविता, एक शब्द भी अगर आगे बोला तो शर्म कर लो। बिन माँ की बच्ची है, तुम्हारी तरह इतना तिरिया चरित्र नहीं सीख कर आई है। मुझे शर्म आ रही है ये सोचते हुए कि दिन पर दिन तुम्हारी बुद्धि को क्या हो रहा है। तुम्हें तो खुद उसके बारे में सोचना चाहिए। मुझे तो कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं कह रहा हूँ तो तुम्हें ये लग रहा है कि बहू ने मुझे चढ़ाया है। मैं दूध पीती बच्चा नहीं हूँ जो मुझे दिखाई नहीं देता है। किसी के चढ़ाने पर चढ़ जाऊंगा। जाने तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया है कि बहू के आते ही बस उससे काम की उम्मीद करते हो। दिन भर वो नौकरों की तरह घर में काम करती रहे, दिन भर खड़ी रहेगी तब तो ठीक है। बाकी उसके सुख से, दुख से, तकलीफ से किसी चीज से मतलब नहीं है, बस काम से मतलब है। बहू लेकर आई हो कि मशीन लेकर आई हो, मत करे ना काम। मैंने कहा बोला काम करने को, और मैं कौन सा दिन भर बैठी रहती हूँ? मैं भी तो लगी रहती हूँ ना लगातार। और रही बात मेरी बेटियों की, तो आपसे पैसे नहीं मांगती हूँ मैं। अपने पैसे इकट्ठा करके अपनी बेटियों को कुछ भी देती हूँ, उसमें भी आंख मत लगाओ। कविता जी की बात सुन रमेश जी ने अपना सर पीट लिया और बड़बड़ाते हुए बोलने लगे, कहा मैं भी चला था भैंस के आगे बिन बचाने। एक छोटी सी बात इस औरत के दिमाग में नहीं घुस रही है कि जो त्योहार की तैयारी है अपने बेटियों के लिए कर रही है, वही एक और अपनी बहू के लिए भी कर सकती है। एक ही तो बहू है, वो भी बिन माँ की बच्ची है। बेचारी कहा ये उसे माँ का प्यार देगी, कहा ये इसकी दुश्मन बनी पड़ी है। इतना तो इसकी सौतेली माँ भी तंग नहीं करती होगी जितना ये करती है। कहते हुए बड़बड़ाते हुए रमेश जी गुस्से में बाहर चले जाते हैं और शाम तक प्रियंका के लिए सारा सामान खुद ही लेकर आते हैं। उसकी साड़ी, पूजा का जितना भी सामान लगता है सारा कुछ लाकर प्रियंका को देते हुए कहते हैं, बहू तुम उदास मत हो। जब तक मैं हूँ कोशिश करूँगा कि तुम्हारे माँ बाप की दोनों की कमी पूरा कर सकूँ। मुझे पता है तुम्हारे मायके से कोई सामान नहीं आने वाला है, लेकिन चिंता न करो, मैं हूँ ना। बाप समान ससुर का प्यार पाकर प्रियंका की आंखों में आंसू आ गए। प्रियंका शुरू से ही बहुत सीधी स्वभाव की लड़की थी, या यूं कहे
कि उसकी सौतेली माँ ने उसे इतना डरा धमका कर, इतना दबा कर रखा था कि बेचारी कभी खुलकर बोलना सीख ही नहीं पाई थी। घर के कामों में जैसा उसका बचपन बीता था, वैसा ही ससुराल भी, उसकी जवानी भी निकल रही थी। क्या बचपन, क्या जवानी, उसके लिए सब बराबर था। शादी के बाद ये उसका पहला करवा चौथ था। सारी लड़कियों की तरह उसकी भी इच्छा थी कि उसके मायके से कम पहले करवा चौथ का सामान तो आ जाए, लेकिन उसकी ये इच्छा ही रह गई। प्रियंका की सौतेली माँ गलती से भी ये काम करने वाली नहीं थी, लेकिन कहते हैं ना कि अगर चारों तरफ से दरवाजे बंद हो जाए तो भगवान कोई ना कोई दरवाजा खुला जरूर रखता है। और वो दरवाजा थे प्रियंका के ससुर, जो काफी समझदार और सुलझे हुए इंसान थे। बस अपने पत्नी के हाथों मजबूर थे। उन्हें प्रियंका का दुख दिखाई देता था। प्रियंका को देखकर ही उसकी तकलीफ समझ जाते थे। जो काम कविता जी को करना चाहिए था वो काम रमेश जी करते थे। कविता जी बस प्रियंका से दिन भर घर के कामों में ही उम्मीद करती थी। करवा चौथ के एक दिन पहले ही कविता जी ने अपने दोनों बेटियों को सुबह सुबह ही घर बुला लिया, ये कहते हुए कि आ जाओ, मेहंदी लगा लेना, फिर शाम को चली जाना। ससुराल में रहोगी तो काम करने के चक्कर में मेहंदी लगाने का टाइम भी नहीं मिलेगा। बेटियों का घर पास में ही था। माँ की इजाजत मिलते ही दोनों की दोनों ही एक दिन पहले ही आकर सुबह सुबह बैठ जाती है। बेटियों को देखकर कविता जी प्रियंका से कहती है, बहू जरा बढ़िया बढ़िया कुछ खाने को बना देना, कल तो वैसे भी व्रत रहेगा, जो आज कुछ चटक ही बनाना, नाश्ते में भी और दोपहर के खाने में भी। रमेश जी भी कविता की बात सुन कुछ सोचते हुए बाहर निकल जाते हैं और आते ही उधर से अपने साथ एक मेहंदी वाली को लेकर आती है और प्रियंका से कहती है, बहू जल्दी जाओ, इसके पास बस आधे घंटे का ही टाइम है, तुम फटाफट से मेहंदी लगवा लो। पति की बात सुनते ही कविता जी गुस्से में रमेश जी से कहती है, किससे पूछकर आप मेहंदी वाली को उठा लाए? अभी घर का काम भी खत्म नहीं हुआ है और बहू मेहंदी लगाकर बैठ जाएगी, घर का काम फिर कैसे होगा? तुम कर लो, तुम भी तो बैठी हो ना। उसका कल त्योहार है तो मेहंदी तो उसे भी लगाना है, बस तुम्हारी बेटियों को ही लगानी है। काम के चक्कर में मेहंदी लगवाने के लिए तुमने तो बेटियों को मायके बुला लिया, अब उसका मायका तो है नहीं तो वो कहाँ जाएगी? अब घर का काम हो या ना हो, मेहंदी तो बहू को अभी लगेगी। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये बताओ, बेटियां आई है और बहू मेहंदी लगा के बैठ जाएगी, चाय पानी खाना नाश्ता कुछ नहीं होगा? किससे पूछकर बुलाया है तुमने कविता बेटियों को? किससे पूछकर बुलाया? तुम्हारी बेटियों का त्योहार है तो बहू का नहीं है? जब तुमने बुलाया है तो तुम ही उनकी सेवा भी करो, जो जी में आए वो बनाओ खिलाओ, लेकिन बहू मेहंदी तो अभी लगाएगी। पति की बातें सुन कविता जी को बहुत बुरा लगा। उसकी आंखों में आंसू भी आ गए, क्योंकि उन्हें बहू और बेटी के सामने अपनी बेइज्जती महसूस होने लगी। इसलिए वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। दोनों बेटियां भी माँ के पीछे पीछे चली जाती है। कमरे में जाते ही कविता जी अपनी बेटियों से कहती है, देख लिया ना तुम लोगों ने, देख लिया अपने बाप की हरकतें, ऐसे ही करता है ये इंसान मेरे साथ, हमेशा दुश्मन की तरह खड़ा रहता है, कोई औकात नहीं रह गई मेरी इस घर में। जब देखो बहू के सामने मुझे जलील करने पर तुले रहते हैं। माँ की तकलीफ देखकर दोनों बेटियों ने कहा, माँ आप रो मत, हम पापा से बात करेंगे। हमने भी देखा पापा किस तरह से आपसे बातें कर रहे थे, आप शांत हो जाओ। कविता जी को शांत कराकर उनकी दोनों बेटियां अपने पापा के पास जाती है और कहती है, पापा ये क्या तरीका है, आप माँ से ऐसे क्यों बातें करते हैं? बताइए कितनी तकलीफ होती है उन्हें, सबके सामने बेइज्जती महसूस होती है। जब आप उन्हें डांटते हो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। बेटियों की बातें सुन कुछ सोचते हुए रमेश जी कहते हैं, बेटा एक बात बताओ, मैं तुम्हारी माँ का दुश्मन हूँ, लेकिन वो बैल बुद्धि कोई बात ही नहीं समझती है, तो क्या करूँ? आखिरकार मुझे डांटना ही पड़ता है, ना चाहते हुए भी। अब एक बात जरा बताओ, आज तो तुम बहू के सर पर चढ़कर नाच रही हो, सब कुछ जानते हुए भी उसकी मजबूरी का फायदा उठा रही हो, उसको ताने देने से बाज नहीं आ रही हो। बेटा तुम लोग ही बताओ, आखिरकार ये सब कब तक चलेगा? आज बहू नई नई आई है, नहीं बोल रही है, शांत है, सब कुछ सुन रही है, सह रही है,
कल को अगर उसने बोलना शुरू कर दिया तो? और बेटा भी कब तक सब कुछ बर्दाश्त करेगा? आज समझ रहा है कि माँ है, लेकिन उसके अंदर अपनी पत्नी के लिए कुछ तो होगा। कल को अगर उसने भी मुंह खोल दिया तो? और जब बेटा भी नहीं बोलेगा, बहू भी नहीं बोलेगा, पति इसी ऐसे ही तुम्हारी दुश्मन है, तो तुम लोग कैसे रह पाओगे इस घर में? बेटा, तुम लोग तो कभी कभी 2-4 दिन के लिए आती हो। तुम लोगों के चक्कर में अगर बहू के साथ उसका ये व्यवहार रहा तो ये सोचो कि बहू तुम लोगों के साथ कैसे रहेगी। कभी हंस के खुलकर बात कर पाएगी? एक बार तुम लोग उस बेचारी की जगह अपने आप को रख के तो देखो। उसे भाभी ना समझो, एक आम इंसान की तरह उसकी जगह पर रहकर देखो, जिसे शुरू से माँ का प्यार ना मिला हो, मायके में कभी उसने सुख ना देखा हो। अगर ससुराल में भी आकर ऐसे ही दुख देखने पड़ेंगे तो उसके ऊपर क्या बीतेगी? वो भी तो इंसान है, किसी की बच्ची है। भगवान ने तो उसके साथ ऐसे ही अन्याय कर दिया। ऊपर से तुम्हारी माँ। रमेश जी की बातें सुन उनकी बेटियां प्रियंका के बारे में और अपने आने वाले कल के बारे में सोच कांप जाती है कि अगर सच में कहीं भाभी ने कल को बर्दाश्त न करते हुए माँ के साथ लड़ाइयाँ शुरू कर दी तो? भैया भी माँ से बातें ना करे तो? पापा भी माँ से ना बोले तो? माँ की क्या कदर रह जाएगी इस घर में? और जब माँ की ही कदर नहीं रहेगी तो 2 दिन के लिए आई उनकी बेटियों की क्या कदर रहेगी? रमेश जी की बेटियां भी अच्छे से समझ गई और चुपचाप जाकर उन्होंने अपने माँ से कहा, माँ, ये क्या लगा रखा है आपने? आपको पता है अभी तो भाभी नहीं है तो सब कुछ बर्दाश्त कर रही है, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो कल को उनकी जबान भी खुल सकती है। और ऐसे माहौल में भैया कभी भी आपका साथ नहीं देंगे और पापा तो अभी ही नहीं देते हैं। तो बात की तो बात ही दूर है माँ, जब सब कुछ भाभी के लिए हो ही रहा है, पापा के पैसे खर्च हो ही रहे हैं, सारा सामान पापा ला ही रहे हैं, तो आपकी लड़ाई करने का क्या फायदा है? भाभी के लिए जो होना है वो तो हो ही रहा है, बीच में से आप बस बुरी बन रही हो। तो इससे अच्छा यही है ना कि जब वही पैसे खर्च होने हैं, वही सामान आना है, तो पापा की जगह आप दे दो। कम से कम इस घर में आपकी जगह तो बनी रहेगी। भाभी के साथ पापा, भैया, सबकी नज़रों में आपकी इज्जत तो रहेगी। हम भी 4 दिन के लिए आएंगे तो हमारी भी इज्जत होगी। और वैसे भी माँ, हम तो 4 दिन के लिए आते हैं, लेकिन भाभी के साथ तो आपको पूरी जिंदगी रहना है। फिर जब भाभी के लिए सब कुछ हो ही रहा है तो फिर आप बुरी क्यों बनी हो बीच में? और वैसे भी माँ, भाभी को शुरू से माँ का प्यार नहीं मिला है। मायके में जो दुख उन्होंने सहा है, अगर वही दुख ससुराल में भी देखना पड़े तो सौतेली माँ और सास में क्या फर्क रह जाएगा? माँ, एक बार भाभी की जगह हमें रख कर देखो। अगर हमारी सास भी हमारे साथ ऐसे करती तो आपको अच्छा लगता क्या? पति के समझाने पर तो नहीं, बेटे के कहने पर तो नहीं, लेकिन बेटियों के कहने पर जरूर कविता जी बात समझ में आ गई कि अगर सच में कहीं कल को बहू ने अपनी असली रूप दिखा दिया तो फिर मेरी इस घर में कोई औकात ही नहीं रह जाएगी। पति और बेटा दोनों पहले से ही बहू के साइड में है। सही तो है, जब सारे खर्चे बहू के लिए भी बेटी के बराबर हो ही रहे हैं तो फिर मैं बीच में बुरी क्यों बनूं? कुछ सोचते हुए कविता जी अपने कमरे से बाहर आई और मेहंदी वाली के पास जाकर बोली, सुनो, तुम आधे घंटे के लिए ही नहीं, 1.5 घंटे के लिए अपने पैसे बता दो। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मिल जाएंगे, लेकिन मेरी बहू और बेटियों को अच्छे से मेहंदी लगाना, खास करके मेरी बहू को। उसका पहला करवा चौथ है, इसलिए नई नवेली दुल्हन की तरह मेहंदी लगाना। कहते हुए कविता जी प्रियंका का हाथ पकड़ के मेहंदी वाले के पास बैठा देती है। सास का बदला रूप देखकर प्रियंका हैरान थी। पहली बार आज कविता जी ने प्रियंका से प्यार से बातें की थी। सास का प्यार पाकर प्रियंका की आंखों में आंसू आ गए। एहसान भरे नजरों से उसने अपने ससुर रमेश जी की ओर देखा, जैसे किसी भगवान की ओर देख रही हो। प्रियंका को देख रमेश जी भी मुस्कुरा देते हैं। अब तक प्रियंका के मन में अपने सास को लेकर जो डर था, जिस डर से वो मेहंदी लगवाने नहीं बैठ रही थी, अब वो खुशी खुशी अपने करवा चौथ की तैयारी में लग गई। हाथों में मेहंदी लगवाने लगी। आज 25 साल बाद जाकर प्रियंका के चेहरे पर बेफिक्र की मुस्कान थी। ना उसके चेहरे पर कोई डर था, ना किसी का भय था। मायके का ना सही, कम से कम ससुराल का प्यार तो मिला। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है।
कृपया इसे वास्तविकता से ना जोड़ें। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।